आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन की चर्चा है, लेकिन भौगोलिक विकट में ग्लेशिएशन यानी हिमानीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। और हिमानीकरण आइए हम आज देखते हैं कि इसका क्या कारण है, परिभाषा और इसका प्रभाव और ये कब हुआ, इसके फेजेस। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, हिमानीकरण भूगोल के किस भाग का एक विषय वस्तु है? यह जियोमॉर्फोलॉजी का है, एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटोलॉजी का है, ओशनोग्राफी का है या यह बायोस्फीयर का है। तो इसका संबंध और इसका प्रभाव चारों पर पड़ता है, क्योंकि हिमानीकरण वायुमंडल में परिवर्तन का एक परिणाम है और इसका प्रभाव स्थलमंडल पर बर्फाच्छादन से होता है और महासागरों का जल स्तर इसके कारण परिवर्तित होता है और जीवमंडल भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए यह न तो पूर्णतः लिथोस्फीयर का है, न हाइड्रोस्फीयर, न एटमॉस्फेयर, न बायोस्फीयर। इसका संबंध सबसे है। इसलिए यह भूगोल की विषय वस्तु है ही, लेकिन विशेषतः सामान्य ज्ञान की विषय वस्तु है। आइए हम लोग देखते हैं ग्लेशिएशन हिमानीकरण होता क्या है। इसकी परिभाषा को समझने के लिए इसका अर्थ बहुत सिंपल है। हिम का बनना, पृथ्वी पर जब जल बर्फ रूप में परिवर्तित होता है तो उसको हिमानीकरण कहते हैं। यह परिवर्तन क्यों होगा? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज यानी जब वायुमंडल के तापमान में कमी आती है तो जल बर्फ का रूप ले लेता है। अब एक प्रश्न उठता है कि यह कहाँ से शुरू होगा? हमारी पृथ्वी पर यदि तापमान घटा, वैसे तो इस समय तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन कभी कभी अभी हम सीखेंगे कुछ कारणों से तापमान घटता है और घटने का ज़्यादा प्रभाव पोलर रीजन में पड़ेगा या निम्न अक्षांशों में पड़ेगा या मध्य अक्षांशों में। निश्चित रूप से पोलर रीजन में तो बर्फ जमा ही है और निम्न अक्षांशों में तापमान इतना ज़्यादा है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में 34-35 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मध्य अक्षांशों में विशेषतः आर्कटिक वृत्त के और अंटार्कटिक वृत्त के आसपास इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्थात ग्लेशिएशन का प्रभाव और उसकी शुरुआत आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त से होगी। कैसे काम करता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो ग्लोबल ग्लेशिएशन के दो कारण हैं पृथ्वी पर। क्यों ग्लेशिएशन होता है? एक नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और एक मैन मेड फैक्टर। नेचुरल फैक्टर प्राकृतिक कारकों में एक है वॉल्केनिक डस्ट, ज्वालामुखी धूल। इसको यदि आप पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक का मैप देखें तो जहाँ जहाँ से पृथ्वी में दरारें बन रही हैं प्लेट मार्जिन के सहारे, वहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है और विशेष रूप से मैग्मा की ऊंचाई दरारी उद्गार से उतना ज़्यादा नहीं होती जितना केंद्रीय उद्गारों से। और इस तरह से मैग्मा के साथ वॉल्केनिक डस्ट वायुमंडल में छा जाती है। जैसे क्राकाटोआ इंडोनेशिया में जब ज्वालामुखी हुआ था तो वहाँ पर 6 महीने तक धूल छाई थी, और जब ज्वालामुखी धूल वायुमंडल में रहेगी तो वह सूर्य से आने वाले एनर्जी को रोकेगी। परिणाम क्या होगा कि पृथ्वी पर सूर्यातप कम पहुँचेगा तो पृथ्वी पर उस क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसका पारा घटेगा और जैसे ही पारा घटेगा वैसे ही जल बर्फ रूप में आ जाएगा। इसका मतलब कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इस पृथ्वी पर जब जब हुई हैं तब तब ग्लेशिएशन हुआ है। और ये कब कब हुई हैं? जब जब प्लेट्स मूव की हैं या फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई है। दूसरा कारक है मेटेओराइटिक डस्ट, उल्कापातीय धूल। उल्कापात पृथ्वी के वायुमंडल से कभी कभी निकल जाते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण
उनकी कुछ डस्ट वायुमंडल में रह जाती है और वो डस्ट वायुमंडल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आबद्ध होकर उसी में पृथ्वी के घूर्णन के साथ घूमती रहती है। बाद में वो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर आती है। लेकिन जब तक वो वायुमंडल में रहती है तब तक सूर्य से आने वाली एनर्जी उसको नहीं पार कर पाती और पृथ्वी पर तापमान कम हो जाता है और ग्लोबल कूलिंग होती है। परिणाम ग्लेशिएशन या हिमानीकरण होता है। और साइबेरिया में उल्कापातीय वर्षण के कारण, उल्कापातीय धूल के कारण ही ग्लोबल कूलिंग का परिणाम हुआ था। जैसे जुरैसिक काल में उल्कापातीय धूल ने सूर्य तप को अवरुद्ध कर दिया और सूर्य से एनर्जी नहीं आई, तो उसका परिणाम क्या रहा? टेम्परेचर घटा पृथ्वी की सतह का, और टेम्परेचर जब घटा तो ग्लेशिएशन या हिमानीकरण हुआ। और हिमानीकरण तो पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में हुआ, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में डायनासोर जो गर्म जलवायु में रहने के अभ्यस्त थे वो मारे गए। इस तरह से एक चेन रिएक्शन होता चला गया। अब हम देखते हैं कि मानवकृत क्रियाओं से किस प्रकार हिमानीकरण या ग्लोबल कूलिंग हो रही है। ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आज मानव बदनाम है अपनी क्रियाओं को करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मनुष्य वायुमंडल में कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिससे कि पारा चढ़ रहा है। लेकिन कैसे मानवीय क्रियाओं से ग्लेशिएशन होता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कि मनुष्य की क्रियाओं से किस प्रकार ग्लेशिएशन या हिमानीकरण होता है। जब मनुष्य की क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, ध्यान रखिएगा, बढ़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं, बढ़ने की बात तो इस समय 2018 में चल रही है। जब यह घटती है तो इसके घटने से टेम्परेचर भी घटेगा, और टेम्परेचर जैसे घटेगा वैसे ग्लेशिएशन हो जाएगा। अब मानवीय क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी क्यों, इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि यूपीएससी भविष्य में ऐसे ही पॉइंट को फोकस करने को आपसे कह सकता है। तो हम यदि फॉरेस्ट में एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करेंगे और हम वाटर बॉडीज़ को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये वायुमंडल के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वायुमंडल से CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। कुल मिलाकर के यदि हम कार्बन सिंकिंग के स्टेप्स उठाते हैं, और कार्बन सिंकिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर यदि अवशोषित हो जाए तो उसको कार्बन सिंकिंग कहते हैं। कहाँ अवशोषित होगी? दो स्रोत हैं। एक तो वनस्पतियाँ या फॉरेस्ट। यदि हम पृथ्वी को हरा भरा कर देंगे, जंगलों से पृथ्वी परिपूरित हो जाएगी, तो वह एटमॉस्फेयर की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरा, यदि महासागरों का क्षेत्रफल फैल जाएगा तो महासागरों में भी फाइटोप्लैंक्टन मिलते हैं और वो भी एटमॉस्फेयर की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर की CO2 दो रूपों में घट सकती है, और अगर घटी तो परिणाम क्या होगा कि टेम्परेचर घट जाएगा और इस तरह से ग्लेशिएशन की स्थिति आ सकती है। और इसको हम लोग डिटेल में अभी सीखेंगे कि कैसे गुंजमंडल रिसवूर्म 4 फेजेज हुई और उसमें ग्लेशिएशन और डिग्लेशिएशन हुआ। तो डिफिनीशन सीखने के बाद हम लोगों ने देखा कि ग्लेशिएशन के 2 कारण हैं, एक प्राकृतिक नेचुरल फैक्टर्स और दूसरा मैन मेड फैक्टर्स। हम इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर ग्लेशिएशन का एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। फेजेज ऑफ ग्लेशिएशन, 2 बार पृथ्वी पर लार्ज स्केल पर ग्लेशिएशन हुआ। नंबर 1 कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, नंबर 2 प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन। कार्बोनिफेरस पीरियड में कैलिडोनियन माउंटेन की ओरिजिन हो रही थी, कैलिडोनियन पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी। पर्वत उत्पत्ति के लिए प्लेट का मूवमेंट आवश्यक है,
फोल्डेड माउंटेन के लिए, और प्लेट्स मूव की। अब मूव करने का परिणाम क्या रहा कि वॉल्केनिक इरप्शन हुए, ज्वालामुखी उद्गार, वो चाहे सेंट्रल इरप्शन रहे हों चाहे फिशर इरप्शन, और उस ज्वालामुखी उद्गार से भारी मात्रा में डस्ट निकली। वो डस्ट वायुमंडल में भर गई, जो इस प्रोसेस से सूर्य के इंसोलेशन को रोक ली और पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसका परिणाम ग्लेशिएशन, और ये रहा कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। सबसे पुराना ग्लेशिएशन यही है। इसको यदि आप ध्यान दें तो कार्बोनिफेरस काल में हमारे कॉन्टिनेंट्स सब एक साथ थे। जैसे ये आपका साउथ अमेरिका अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, नॉर्थ अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सब के सब साउथ में थे। पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था जो कि साउथ पोल पर था, और इनकी अधिकतम सीमा मकर रेखा के आसपास थी। और उस समय जब ग्लेशिएशन हुआ तो बर्फ की चादर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से चली। नॉर्थ पोल से बर्फ की चादर जब आगे बढ़ती है तो वो लोब शेप में बढ़ती है। आप ही बताइए कि बर्फ की चादर कॉन्टिनेंट से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी या ओशन से? तो उत्तर कॉन्टिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, कॉन्टिनेंटल पार्ट उसका वाटर कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और बर्फ़ की एक मोटी चादर जिह्वा के आकार में आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए कि कार्बोनिफेरस काल में नॉर्थ में कोई लैंड या कॉन्टिनेंट था ही नहीं, सब के सब तो साउथ पोल के आसपास थे। इसलिए जो बर्फ़ की चादर, जो ग्लेशिएशन का परिणाम साउथ पोल से चला, वो साउथ हेमिस्फीयर के कॉन्टिनेंट को प्रभावित किया। और साउथ हेमिस्फीयर में तो सभी कॉन्टिनेंट थे, लेकिन आज जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का पार्ट है, ये मकर रेखा के आसपास था। लेकिन आज दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब साउथ पोल के पास थे। इसलिए बर्फ़ की चादर साउथ पोल से जब उत्तर बढ़ी तो इन भागों पर बर्फ़ की चादर फैल गई और ग्लेशिएशन का प्रभाव रहा, और ग्लेशिएशन या हिमानी से निर्मित स्थल रूप भी मिलते हैं, जिसका उदाहरण आप भारत में मध्य प्रदेश में जबलपुर में ग्रेनाइट के बड़े बड़े गोलाश्म या बोल्डर देख सकते हैं, जो हिमानी प्रक्रम से निर्मित हैं। तो हिमानी प्रक्रम तो इंडिया में कर्क रेखा पर हो ही नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि इंडिया ही उस समय साउथ में था। इस तरह से आप देख रहे होंगे तो इस चित्र में कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन का प्रमाण ये मिल रहा है। ये साउथ में, ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका में, और अफ्रीका के पठार पर, और इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में, ये रहा कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। और दूसरा फेज है प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन। प्लीस्टोसीन माने लेटेस्ट ग्लेशिएशन, हाल का। और इस समय टर्शियरी माउंटेन या अल्पाइन माउंटेन की ओरिजिन हो रही थी। अल्पाइन माउंटेन मीन्स हिमालय, रॉकीज, इंडीज, ये सब पर्वत उठ रहे थे। और फोल्डेड माउंटेन की ओरिजिन के लिए, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लेट का मोशन जरूरी है, और जब प्लेट का मूवमेंट होगा तब वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी और वॉल्केनिक डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएंगी, और परिणाम क्या होगा कि ग्लोबल कूलिंग होगी, और ग्लोबल कूलिंग का परिणाम ग्लेशिएशन होगा। और इसमें 4 फेजेज हैं: गुंज, मिंडल, रिस, ऊर्म। गुंज, मिंडल, रिस, ऊर्म, ये 4 ग्लेशियल फेजेज हैं, हिमानीकरण की हैं। सबसे पुराना गुंज है जो बेस में लिखा हुआ है, और सबसे लेटेस्ट ऊर्म है। लेकिन इनके बीच में इंटरग्लेशियल फेजेज भी हुए, अर्थात गुंज में जब ग्लेशिएशन हुआ तो ये ध्यान रखिएगा प्लीस्टोसीन पीरियड का है, आज से
1.5 लाख वर्ष पूर्व का है। और प्लीस्टोसीन पीरियड में आज हमारे कॉन्टिनेंट वर्तमान की स्थिति में पहुंच गए हैं। अर्थात जो पहले पैंजिया साउथ था, महास्थल खंड, वो टूटकर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जहाँ है वहाँ है, यूरेशियाई प्लेट यहाँ पहुँच गई है, अर्थात नॉर्थ पोल के पास सब पहुँच गए हैं। और ध्यान रखिए कि इस पीरियड में जब टेम्परेचर कम होगा और ग्लोबल कूलिंग होगी तो आर्कटिक सर्किल पर तो एक आइस लाइन है ही, लेकिन जब आर्कटिक सर्किल के थोड़ा सा साउथ में, जहाँ सपोज कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बाई चांस पूरे पृथ्वी का 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ तो ये आर्कटिक सर्किल के साउथ में 0 हो जाएगा। बस 0 पर जल जम गया और जमे हुए बर्फ की एक परत धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। वो खिसकेगी नहीं, स्लाइड नहीं करेगी, लेकिन परत ही जमती जाएगी और लोब शेप जिह्वा आकार में, जो कि कॉन्टिनेंट के ऊपर जाएगी। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर देख लीजिएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में कई झीलें नॉर्थ से साउथ एक लाइन में हैं, जैसे ग्रेट वियर, ग्रेट स्लेप, विनिपेग, निपिगन, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। ये लाइन ये सिद्ध कर रही है कि बर्फ की एक लोब जिह्वा के रूप में इस तरह से आगे बढ़ी। ऐसे ही आप यदि यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो स्कॉटलैंड और फिनलैंड में ग्लेशियल लेक्स कई हैं और इनको झीलों का क्षेत्र या झीलों का देश कहा जाता है। और सब की सब झीलें हिमानीकरण का परिणाम है। किस हिमानीकरण का, यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि यह प्लीस्टोसीन हिमानीकरण का परिणाम है, यह माने कनाडा की झीलें, या यह कार्बोनिफेरस हिमानीकरण का परिणाम है। इसके लिए आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्लीस्टोसीन काल में आज जहाँ पर एक कॉन्टिनेंट जिस लैटीट्यूड पर हैं, यहाँ पहुँचने के बाद ये प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन और उससे निर्मित लैंडफॉर्म और उससे बनने वाली झीलें रही। किस तरह से हम लोग एक देखें कि किस तरह से 4 फेजेज रहे, लेकिन 4 फेजेज आए क्यों, इसमें थोड़ा सा गहराई से आपको विचार करने की ज़रूरत है। जब एक बार गुंज ग्लेशिएशन हो गया तो क्या ज़रूरत थी फिर डी ग्लेशिएशन की, और फिर क्या ज़रूरत थी मिंडल ग्लेशिएशन की, फिर रिस। क्यों ऐसे ग्लेशियल और डी ग्लेशियल फेजेज आए? इसका कारण उस समय मैन मेड नहीं था, क्योंकि मैन था ही नहीं, वो सब का सब काज नेचुरल था। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल काजेज में 2 कारण थे, एक वॉल्केनिक डस्ट और दूसरा मेटेओराइटिक फॉल। तो मेटेओराइटिक फॉल का कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन वॉल्केनिक डस्ट का एक सीक्वेंस है। 4 फेजेज में हमारे पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई और लास्ट फेज अल्पाइन हुआ। लेकिन अल्पाइन ओरिजिन में भी प्लेट मोशन एक जैसा नहीं रहा। कभी प्लेट तीव्र गति से मूव की तो वॉल्केनिक डस्ट ज़्यादा निकली, और ज़्यादा निकली तो उस समय कूलिंग हो गई, ग्लेशिएशन हो गया। फिर प्लेट की गति धीमी हुई होगी तो फिर वॉल्केनिक डस्ट कम निकली, तो उसका परिणाम रहा होगा कि जब वॉल्केनिक डस्ट ज़्यादा निकलेगी तो ग्लोबल कूलिंग होगी, कम निकलेगी तो फिर वार्मिंग होगी, डीग्लेशिएशन, फिर ज़्यादा निकली फिर कम निकली। इस तरह से यह सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास रहा, जिसका कारण ग्लोबल कूलिंग और उसके बीच में डीग्लेशिएशन के फेजेज रहे। इस तरह से हमने देखा कि कार्बोनिफेरस और प्लीस्टोसीन 2 विशेष महत्वपूर्ण फेजेज हैं ग्लेशिएशन के इस पृथ्वी पर। आइए हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशिएशन, हिमानीकरण के प्रभाव को देखते हैं। इसके 3 प्रभाव हैं। पहला है नेगेटिव सी लेवल चेंज, समुद्र तल में ऋणात्मक परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि ग्लेशिएशन के समय पृथ्वी का तापमान घटता है, और तापमान यदि 5 डिग्री सेल्सियस पूरे ग्लोब का घटा
तो कहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास है। जैसे आर्कटिक सर्किल के आसपास 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इक्वेटोरियल रीजन में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो पूरे ग्लोब का टेम्परेचर वायुमंडल का यदि 5 डिग्री सेल्सियस घटा तो आर्कटिक सर्किल के आसपास का टेम्परेचर तो कुल 5 था ही, वो तो 0 हो जाएगा। बस 0 हुआ नहीं कि वहाँ पर बर्फ़ की चादर पड़ना शुरू, सभी नदियों का जल, सभी झीलों का जल जमना शुरू। लेकिन ज़रा देखिए आप कि इक्वेटोरियल रीजन या लो लैटिट्यूड में जहाँ टेम्परेचर 32 था, वहाँ का टेम्परेचर अगर 5 घटा तो भी 27 तो रह ही गया। तो 27 पर तो बर्फ़ जमेगी नहीं, और अगर बर्फ़ नहीं जमेगी तो यहाँ पर ग्लेशिएशन का कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, यहाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पर 27 पर भी या उससे कम पर भी जल का वाष्पीकरण होता रहेगा, अर्थात ग्लेशिएशन के समय भी लो लैटिट्यूड निम्न अक्षांश से इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, बर्फ़ नहीं जमेगी, क्योंकि टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेल्सियस है और वह त्रिकोशिकीय देशांतरीय रेखांशिक संचरण से वायुमंडल के सेल से होता हुआ यहाँ तो आ ही जाएगा। यहाँ माने कहाँ 60 और 65 पर, और यहाँ पर ऊंचे अक्षांशों में जल के जमने की प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही निम्न अक्षांश का जल वाष्प बन करके आया, यहाँ आते ही वह जम जाएगा, लौट नहीं पाएगा। इसका परिणाम क्या होगा कि निम्न अक्षांशों से जल वाष्पीकृत तो होगा, लेकिन उच्च अक्षांशों में जाकर जम जाएगा, वो लौट नहीं पाएगा। परिणाम क्या होगा, सी लेवल निम्न अक्षांशों का घटेगा या बढ़ेगा। इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है, घटेगा। और जो हम लोगों ने भी प्लीस्टोसीन की चर्चा किया, उसमें निम्न अक्षांश माने बंगाल की खाड़ी का जल स्तर 38 फैदम नीचे चला गया था। 1 फैदम माने 6 फीट, तो 38 फैदम सी लेवल नीचे चला गया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सी लेवल चेंज। लेकिन आज 2018 में क्या सी लेवल चेंज नेगेटिव है या पॉजिटिव? आज पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस समय ग्लेशियल फेज है ही नहीं, इस समय तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उच्च अक्षांशों की बर्फ टेम्परेचर इंक्रीज के कारण गल रही है और उसका जल इक्वेटोरियल रीजन में विशेष रूप से इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रही है। लेकिन ग्लेशिएशन पीरियड में सी लेवल चेंज हो गया और निगेटिव चेंज हुआ, नीचे चला गया। इसका संबंध रिजुविनेशन से भी है। नदियों में रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पॉलीसाइक्लिक एंड रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म में सीखेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा कारक भी आप समझ गए होंगे कि ग्लेशियल फेज में हिमानीकरण के दौरान उच्च अक्षांश के देशों में तो बर्फ जम जाती है, लेकिन निम्न अक्षांश के क्षेत्रों का जल स्तर नीचे चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लेशिएशन से निम्न अक्षांश के भाग अछूते रहेंगे, वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सी लेवल पर तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन कॉन्टिनेंट पर भी यदि कोई माउंटेन है तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी माउंटेन पर एक पीक होती है और उस पीक की ऊंचाई पर बर्फ जमा होती है, आइस लाइन होती है। आइस लाइन हाई अल्टीट्यूड पर, और आइस लाइन के आसपास भी टेम्परेचर कहीं तो 5 डिग्री सेल्सियस होता है आइस लाइन के ठीक नीचे। तो जहाँ पर टेम्परेचर 5 होगा वो भी ग्लोबल कूलिंग के प्रभाव से 5 डिग्री कम होगा। 5 डिग्री कम होगा तो बर्फ़ की चादर आप बताइए कि जहाँ पहले थी आइस लाइन के बराबर, उससे नीचे उतर आएगी या उससे ऊपर चली जाएगी? उससे नीचे उतर आएगी। बर्फ़ की चादर उससे नीचे उतर आएगी। और आज ग्लोबल वार्मिंग के समय बर्फ़ की चादर या आइस लाइन पहाड़ों पर ऊपर चढ़ी जा रही है, लेकिन ग्लेशियल फेज में
वह नीचे उतर आएगी। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। जैसे आप बताइए, हिमालय में आज हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा मिलती है। लेकिन यदि 2000 मीटर की ऊंचाई पर हिमोड़ या मोरेनिक निक्षेप मिले, मोरेनिक माने हिमनद से बने हुए निक्षेप जनित स्थल रूप, तो इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा? या तो आइस लाइन अपनी जगह पर स्थिर थी, या तो जैसे एक पहाड़ मान लीजिए आप, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पर यहाँ पर आइस लाइन है, इसके ऊपर का पूरा भाग ये बर्फ से ढका हुआ है और इसके ठीक नीचे टेम्परेचर कहीं न कहीं तो 5 डिग्री सेल्सियस होगा। जब ग्लोबल कूलिंग होगी और पूरे ग्लोब का टेम्परेचर 5 डिग्री घटेगा तो आइस लाइन के ठीक नीचे जहाँ तक 5 डिग्री सेल्सियस था उसका भी टेम्परेचर 0 हो जाएगा और वहाँ पर लेक, नदियाँ जम जाएंगी। इसका मतलब आइस लाइन नीचे उतर आएगी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समय हिमालय पर आइस लाइन की ऊंचाई क्या है? इस समय हिमालय पर आइस लाइन की ऊंचाई 3500 मीटर है। फिर पूछा जा सकता है क्या यह ऊंचाई बढ़ेगी घटेगी? तो निश्चित रूप से यह ऊंचाई बढ़ती जाएगी, कारण ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन फिर पूछा जा सकता है कि यह ऊंचाई प्लीस्टोसीन काल में नीची रही होगी कि ऊपर नीची रही होगी, और यह ऊंचाई 2200-2000 मीटर की ऊंचाई तक रही होगी और वहाँ पर ग्लेशिएशन का प्रभाव रहा होगा, ग्लेशियल प्रोसेस रहा होगा और हिमोड़ वहाँ पर जमा हो गए। इसलिए आज यह एक भौगोलिक गुत्थी हो गई है कि यदि आज हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 3500 मीटर है तो हिमोड़ के निक्षेप 2000 मीटर की ऊंचाई पर क्यों मिलते हैं? तो इसमें आपका दिमाग जा सकता है कि हो सकता है उस समय हिमालय की ऊंचाई कम रही हो और आज हिमालय उठ गया, इसलिए आइस लाइन भी उसके साथ उड़ गई। ये गलतफहमी है। ये भी हो सकता है कि हिमालय में कई बार भूकंप आए, वो बने होंगे 3500 मीटर की ऊंचाई पर और भूकंप के कारण वह लुढ़क कर चले आए होंगे 2000 की मीटर की ऊंचाई पर। ये भी भौगोलिक आधार वैज्ञानिक नहीं है, सत्य नहीं है। कुल मिलाकर के इसका सही उत्तर क्या है कि प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन में उर्म फेज में जो लास्ट फेज ऑफ ग्लेशिएशन था वो 2000 मीटर की ऊंचाई पर था और उस समय मोरेन से निर्मित जितने भी निक्षेप जनित स्थल रूप हैं वो सब 2000 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इस तरह से आप देखें तो हिमानीकरण का असर, ग्लेशिएशन का इम्पैक्ट 3 होता है, 1, 2, 3, अर्थात 1 तो ऊंचे अक्षांशों में बर्फ का जमना, दूसरा निम्न अक्षांशों में सी लेवल में नेगेटिव चेंज, तीसरा निम्न अक्षांश के ऊंचे स्थानों पर हिमरेखा का नीचे आना प्लीस्टोसीन काल में विशेष रूप से, और वहाँ पर हिमनद द्वारा निर्मित स्थल रूपों का पाया जाना। ये रहा आपका ग्लेशिएशन की डिफिनीशन और उसके कारण और उसके फेजेज और उसके इम्पैक्ट।